जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 12th जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि लगभग 10 प्रश्न है। इस 10 प्रश्न में से कुछ न कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, जल प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी जल प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जल प्रदूषण हमारे ग्रह के लिए गंभीर खतरा है। जो जल प्रदूषण है ना, पानी प्रदूषित हो जाता है ना, वो हमारे ग्रह यानी कि धरती के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, यह तब होता है जब हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, कचरा, गंदगी हमारे जल स्रोत, नदी, झील, समुद्र में मिल जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है हमारे जल प्रदूषित तब होता है जब उसमें कोई केमिकल मिला दे, कोई कचरा जाके फेंक दे जल में, गंदगी आती, जल मतलब बहुत सारे चीज़ मिला के देता है, फेंक देता है कुछ कुछ सामान ना, उसी कारण से जो जल प्रदूषण होता है। ठीक है, यह नदी, झील, समुद्र कोई भी हो सकता है, यह सब अभी के डेट में ग्रसित है प्रदूषित से। ठीक है, जल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, गहन या सघन कृषि क्या है। गहन या सघन कृषि क्या है, इसको बारे में जानते हैं। गहन कृषि या सघन कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें कम भूमि पर अधिकतम उत्पादन लेने के लिए अधिक श्रम, पूंजी और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि गहन या सघन कृषि उस कृषि को कहा जाता है जो कि अधिकतम मतलब कि अधिकतम उत्पादन के लिए कम जमीन रहे, उस पर अधिक मात्रा में उपजाने के लिए, यानी फसल उगाने के लिए, अधिक मात्रा में उस उपज करने के लिए उसमें श्रम यानी कि लेबर, पूंजी और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि पैसा उसा खर्च होता है, संसाधन का उपयोग होता है, जिस कारण से ना हम कोई कम एरिया में ज़्यादा फसल उगा पाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कमैनी कर सकते हैं, उसी को तो कहते हैं गहन या सघन कृषि। इस पद्धति में एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें ली जाती है। यानी कि इस भूमि पर होता है ना, जो गहन या सघन कृषि वाला क्षेत्र में एक ही भूमि पर साल में ना कई गो फसल उस पर उगाया जाता है। जैसे गेहूँ बो दिया, मूंगो बो दिया, बकलो बो दिया और चावलों गेहूँ बो दिया, यही सब उगाया जाता है। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जो फसल उगाने के लिए आज के समय में जानवी कर रहे हैं कि जो फसल उगाने के लिए तरह तरह का उस पर छिड़काव किया जा रहा है, ताकि उसमें फसल जल्दी से जल्दी फरे, ग्रोथ करे, प्लस में उसमें कीड़ा उड़ा बहुत चीज़ को मारा जाता है, स्प्रे उसको बोला जाता है, किया जाता है, ताकि फसल अधिक मात्रा में उपयोग मतलब उगे और अधिक मात्रा में ना उपज करे। ठीक है, अब अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। नहीं, उसी का एक और है, इस प्रकार के कृषि जापान, मलाय, थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया जैसे देश में की जाती है। जो गहन कृषि है ना, वो कौन कौन सी देश में की जाती है, जापान, थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया, इस बहुत सारे देशों में गहन कृषि को किया जाता है। ठीक है, अब 3 नंबर प्रश्न है, मलिन बस्ती क्या है। जो मलिन बस्ती है ना, वो क्या है, जिन जगहों पर बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं और बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, उन्हें मलिन बस्ती कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है मलिन बस्ती उस जगह को कहा जाता है जहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ संसाधनों का अभाव रहता है, हमें हर चीज़ समय पर नहीं मिलता है, उसी को मलिन बस्ती कहा जाता है। मलिन बस्तियों को झुग्गी झोपड़ी भी कहा जाता है। जो मलिन बस्ती होता है ना, वो झुग्गी या झोपड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, मलिन बस्तियों में कुछ विशेषता यह है, यानी कि मलिन बस्तियों को झुग्गी या झोपड़ी भी कहा जाता है। अगर बात करें भारत के एशिया का सबसे बड़ा मलिन बस्ती कौन सा है, झोपड़पट्टी, तो वो उसको कहा जाता है मुंबई में है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत में हरित क्रांति के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भारत में हरित क्रांति हुआ था ना, उस उसका विशेषता का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो हरित क्रांति के मुख्य विशेषता इस प्रकार है। ठीक है, पहला नंबर क्या कहता है, अधिक उपज वाले बीजों द्वारा खेती के तरीका बताए गए। यानी कि हरित क्रांति में अधिक उपज होने वाला जो बीज होते हैं, बिया होते हैं, उसको बताया गया, ताकि जो उपज है ना वो अधिक मात्रा में हो सके। एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करना सीखा है। मतलब एक ही जो पौधा है उसमें बहुत सारे अनाज
मतलब पैदा करने का सिखाया गया। ठीक है, तो रासायनिक खाद का प्रयोग करना से लगा, यानी कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुआ ना तो उसमें रासायनिक खाद का भी प्रयोग होने लगा ताकि उपज हो ना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, चौथा है कृषि क्षेत्र में हुए गुणात्मक सुधार से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, यानी कि जो कृषि क्षेत्र था ना उसमें बहुत सारे सुधार हुआ जिस कारण से इसका विकास होने लगा। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है हरित क्रांति पारंपरिक कृषि निम्नलिखित प्रकार। हरित क्रांति के जो पारंपरिक कृषि और निम्नलिखित प्रकार, मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। यानी हरित क्रांति थे ना वो देश में कृषि उत्पादन के लिए यानी फसलों को और उपज बढ़ाने के लिए यह क्रांति शुरू किया गया था। ठीक है, जबकि पारंपरिक बीजों से पारंपरिक कृषि की जाती है, यानी पारंपरिक पहले ही के बीजों से ही पारंपरिक कृषि की जाती है। ठीक है, और दूसरा का है पारंपरिक बीजों का स्थान पर HYVS का प्रयोग सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्न है मुंबई बंदरगाह स्थित एवं महत्व का उल्लेख करें। मुंबई के बंदरगाह और ये स्थित है वो महत्व का उसका उल्लेख करने के लिए करा है। तो ये मुंबई जो बंदरगाह है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर बात करें भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है तो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, भारत में शाब्दिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। जो भारत के शाब्दिक व्यापार है ना सबसे ज़्यादा व्यापार है इसी मार्ग से होता है और बंदरगाह से होता है। ठीक है, इस बंदरगाह को भारत के प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो मुंबई बंदरगाह है ना इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है भारत के किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम बताएं। भारत के किन्हीं 4 रबी फसल कौन कौन है? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम आदि यही सब है जो कि रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है सुएज नहर मार्ग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। जो सुएज नहर मार्ग है ना वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या महत्व है इसका? तो सुएज नहर मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। जो सुएज नहर मार्ग है ना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है, यानी कि पानी से जाने वाला एक रास्ता है। ठीक है, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर के दोनों से मिल जाता है। ठीक है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यातायात दूरी काफ़ी कम जाती है। इस जो सुएज नहर है ना इसी के चलते एशिया और यूरोप का जो अथी है ना क्या कहते हैं यातायात है, आने जाने की रास्ता है, दूरी है, ये सब कम हो जाता है। ठीक है, जिस कारण से सुएज नहर को बहुत सारे फायदा होता है एशिया और यूरोप को व्यापार करने में। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर विकासशील देशों में नगरीय बस्ती की समस्याओं को विवेचन कीजिए। जो विकासशील देश है उसमें जो नगर बस्ती है मतलब शहर है, विकासशील देशों में जो शहर है उस समस्या का विवेचन करना, उसमें क्या क्या समस्या आता है उसका बताने के लिए बोल रहा है। तो इसका बताते हैं क्या है समस्या। नगरीय बस्ती की समस्या ग्रामीण बस्तियों से भिन्न होती है। जो नगर में समस्या होता है ना वो गांव देहात से ना वो अलग ही तरीका से होता है। नगर बस्ती की जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक तथा प्रवास के कारण होती है। जो अति नगरीय बस्ती की जनसंख्या है ना वो प्राकृतिक तथा प्रवास के कारण होती है, यानी कि जो लोग एक गाँव से होकर शहर में जाते हैं इसी कारण से तो हमारा जनसंख्या बढ़ता है शहरों में। अधिक जनसंख्या से यह कई प्रकार की समस्या जैसे बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा आदि मूलभूत से सुविधाओं की कमी उत्पन्न हो जाती, यानी कि अधिक प्रवास के अधिक लोग जनसंख्या के कारण ही शहरों में नगरों में स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, मूलभूत अधिकार बहुत सारे की कमी आ जाती है उत्पादन में। ठीक है, कुछ समस्याएं निम्न प्रकार है। ठीक है, पहला नंबर उसमें क्या समस्या आती है? प्रदूषण की समस्या आती है। नगरों में अनियमित तथा अनियोजित विकास के पर्यावरण प्रदूषण का होता है। मिलों तथा वाहनों से निकलने वाले धुआं वायु को प्रदूषित करता है। जो शहर में होता है ना बहुत सारे तरह के गाड़ी चलता है, बहुत सबसे ज़्यादा शहरी समय तो चलता है गाड़ी, जिस कारण से वहाँ प्रदूषण बहुत मात्रा में होता है। ठीक है,
दूसरा नंबर उसका कारण क्या है? बेरोजगारी। बड़े नगरों का आकार मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की प्रवास है, यानी कि जो बड़े नगर है ना, बड़े शहर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या है, यानी ग्राम से लोगों शहर में जाकर रहे हुए। यहाँ लोग रोजगार की तलाश में नगरों की ओर प्रस्थान करते, यानी कि जो गाँव के लोग होते हैं ना, वो शहर की तरफ क्यों जाते हैं? वो आती क्या कहते हैं, नगरों में आती रोजगार के लिए जाते हैं। नगरों में उचित रोजगार नहीं मिल पाता है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जब बहुत सी जनसंख्या शहरों में हो जाएगा तो जो गांव से लोग देहात से जाते हैं शहर में, उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, जिस कारण से ना वह बेरोजगार हो जाता है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों का विवेचन कीजिए। ऊर्जा के जो अपारंपरिक स्रोतों है ना, उसका विवेचन कीजिए। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत का मतलब ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होता, हमें प्राकृतिक से मिलता है। यह ऊर्जा स्रोत हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी कि अपारंपरिक स्रोत का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो और वह प्राकृतिक रूप से मिल सके। यह ऊर्जा के स्रोत हमारे पर्यावरण के भी नुकसान नहीं पहुंचाता, उसी को तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जाओं को सम्मिलित करते हैं। जो अपारंपरिक ऊर्जा है ना, उसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सभी को इसी के अंतर्गत आ जाता है, अपारंपरिक स्रोत के। ठीक है। आइए कुछ अपारंपरिक स्रोतों का बारे में अधिक और जानते हैं। जैसे कि अपारंपरिक स्रोत में सूर्य की रोशनी, जिसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, सूरज की रोशनी होता है, उसको सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य की रोशनी से बिजली बनाई जाती है। सूर्य की रोशनी से क्या होता है? बिजली बनाया जाता है। ठीक है, प्रकाश के लिए इसके लिए सौर पैनल का प्रयोग किया जाता है। जो सूरज से मतलब सूर्य के प्रकाश से हमें बिजली बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सौर पैनल का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से हमारे बिजली उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है पवन हवा, यानी कि पवन ऊर्जा। हवा को हम पवन ऊर्जा भी बोला जाता है, जो कि हवा की ताकत से पवन चक्की चलकर बिजली बनाई जाती। जब देखते हैं बड़े बड़े शहरों में ना, एक हवाई चक्की, पवन चक्की लगा रहता है, जिस कारण से वो हवा से नाचता है, जिससे वह बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है। पानी, यानी पानी के जल विद्युत भी कहा जाता है। पानी के बहाव से बिजली बनाई जाती है। जो पानी का बहाव होता है ना, उसी से बिजली बनाती है। जैसे कि पानी के बहाव जगह उसको डैम बनाकर उसमें कर्बाइड लगा कर ना, उससे अति बिजली उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। इसके लिए बांध बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? पृथ्वी की गर्मी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्मी से बिजली बनाई जाती है। जो पृथ्वी से अंदर से निकलता है ना गर्मी, उससे भी बिजली बनता है। कैसे? तो जो लावा होता है ना, लावा वो अंदर से निकलता है, जिस पर से ना उसी से भी बिजली तैयार हो जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है पौधे और जानवरों से बने चीज़ें, जैसे बायोमास ऊर्जा। जानवर और अति पौधे से बनने वाले जो अति ऊर्जा होते हैं ना, उसे ही बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। यह कैसे बनता है? लकड़ी और गोबर आदि को जलाकर ऊर्जा बनाया जाता है। यानी लकड़ी या गोबर को जला देता है, जिससे उसमें से आग निकलता है, उसी कारण से भी अति क्या कहते हैं, ऊर्जा तैयार बनाई जाती है। ठीक है। यही था लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 भी यही ऑब्जेक्टिव था, भले सब्जेक्टिव था। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।